सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारी आज का ये न्यूज का डिस्कशन आप लोग का रहने वाला है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर नॉर्मली तो संडे का हम लोग छोटा डिस्कशन करते हैं, पर लेकिन आप लोग का जो आर्टिकल बच गया था वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था पॉलिटिका। उसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे कि आप लोग का एक हिस्ट्री का टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और इसी के साथ में आप लोग का जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी कवर हो जाएगा। तो उसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले यहाँ पर आज की मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है, संघर्ष का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन सफल होने के बाद में जिंदगी को सबसे आसान भी बना देता है। अगर आप लोग बात करेंगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में लगेगा यार कितना टफ है, ये निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं हमारे बस की बात है कि नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग अपने मार्ग पर डटे रहेंगे, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो इस बात की तो गारंटी है कि वो आप लोगों को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएगा कि हाँ, उस टाइम पर आप लोगों की जिंदगी जो है आसान हो जाएगी। आपके पास में एक प्रॉपर सैलरी आएगी, आपका सोसाइटी में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा, आप लोग जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसको लोग जो है सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर इसके अपोजिट में आप लोग जाएंगे, कोई बेरोजगार नवयुवक अगर ये सारे काम करने चाहेगा, तो उसको ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जिंदगी आसान हो जाती है जब भी आप लोगों का सिलेक्शन होता है, जब भी आप लोग लाइफ में सफल होते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कम से कम यार इतनी तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए, ताकि जिंदगी को आप लोग अपने हिसाब से आगे जी सको। रेगुलर अगर ये दो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। और इसी के साथ में आप लोग जाकर यहां से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ के साथ साथ में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाता है, अगर डायरेक्ट आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर शेयर करता हूं, तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप लोग इसके लिए पे नहीं करना है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पर क्लिक कर, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि इंपॉर्टेंट डे, तो इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है 8 अगस्त के बारे में। तो इसको नॉर्मली इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, नॉर्मली आप लोग इसको क्विट इंडिया बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है, ये नाम न देकर अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि यहां पर इसको अगस्त क्रांति के नाम से किस पर्टिकुलर मूवमेंट को जाना जाता है, और वो बोलते कि अगस्त क्रांति का नाम देके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में सब कुछ पता होते होते भी आप लोग क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इसलिए हमेशा ऑल्टरनेटिव नाम जो भी यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति का नाम भी दिया गया है, क्योंकि अगस्त के महीने में स्टार्ट की गई थी। 8 अगस्त को ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग यहां पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो नारा यहां पर दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया, वो बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस टाइम तक आते आते, और उनको लगा कि यार अब ना एक टाइम आ गया कि अब अंग्रेजों को यहां से जाना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे शानदार तरीका अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को चीजों में कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। अब कोई आप लोग बैठ जाए बस यार क्विट इंडिया मूवमेंट समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ क्यों, इससे पहले ऐसा क्या माहौल बन गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट बोलना पड़ गया महात्मा गांधी जी को। तो इसलिए यहां पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग इसके साथ में एक लिंक को कनेक्ट करके चल सकें। अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चीजों को समझते हैं तो कई सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे कि अगर बात की जाए तो अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर के टाइम पर हमारी कंट्री को बोला गया था कि एक डोमिनेंट स्टेटस दे देते हैं। डोमिनेंट स्टेटस क्या क्या होता है कि अंग्रेजों के हाथ में सारी बागडोर रहेगी। नॉर्मली अगर देखा जाए एक तरीके से ऐसा होगा कि हाँ, एक तरीके से मेन डिसीजन जो है वो उनके पास में, डिफेंस, कम्युनिकेशन और सारे मीडियम उनके पास में रहेंगे, और हम एक तरीके से उनके अंडर काम करने वाली पावर बन जाएंगे। फिर आगे चलकर क्रिप्स मिशन आया। ये मार्च अप्रैल 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, 1942 याद रखिएगा, जब क्रिप्स मिशन आया मार्च अप्रैल के टाइम पर, तो उस टाइम पर वो क्रिप्स मिशन जो था वो भी ढंग से काम नहीं कर पाया, वो भी फेल हो गया। तो यहां पर इतनी सारी चीजें होने के बाद में फिर लगा कि अब यहां पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने ये बोला था कि जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस टाइम पर, आप लोगों को पता है 1939 से लेके 1945 तक का वर्ल्ड वॉर चला। तो ये जो वर्ल्ड वॉर यहां पर चल रहा था, तो उस टाइम पर ये बोला गया कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही हम जो आप लोग मांग रहे हैं वो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इसीलिए क्रिप्स मिशन को कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ए पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। ए पोस्ट डेटेड चेक यानी कि बाद में ये कैश होगा, एक ऐसा चेक है जिसके ऊपर यकीन नहीं है, पता चला तुम मुकर गए, तो उस तरीके से क्रिप्स मिशन को भी मानने से मना कर दिया। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। जब ये सारी हरकतें हो गई, एक साइड से क्रिप्स मिशन फेल हो गया, एक साइड से जापानी जो है वो उन्होंने पूरे
हड़दंग मचा रखे थे और ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था इंडियन जो सिटीजन को लेकर, महात्मा गांधी जी को ये लगने लगा कि अब जो है चीजें जो है वो यहाँ पर इनसे नहीं चलने वाली है, इसलिए अपने देश की बागडोर जो है वो अपने हाथ में आ जानी चाहिए। तो 8 अगस्त 1942 में यहाँ पर, जो कि बेसिकली अप्रैल में मैंने बताया अभी मार्च अप्रैल में क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो फिर 8 अगस्त 1942 में यहाँ पर हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, उसमें बोला गया डू और डाई, यानी कि एक तरीके से करो या मरो इसको बोला गया, डू और डाई करके यहाँ पर बोला गया। जैसे बोलते नहीं मैं कई बार क्या तो एग्जाम निकालो या फिर आप लोग ये काम ही छोड़ दो, ठीक है, उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर गांधी जी के द्वारा क्या बात बोली गई, उनके द्वारा सीधा सीधा ये बोला गया कि यार हमको छोड़कर ना तुम एक तरीके से कहते हैं कि भगवान के हाथों में हमको छोड़ दो। तो उनके द्वारा बोला गया कि लीव इंडियन इन गॉड हैंड्स, यानी कि एक तरीके से गॉड्स हैंड में आप लोग छोड़ दो, भगवान के हाथों में छोड़ दो। तो लीव इंडियन इन गॉड्स हैंड, आप लोग यहां से जाओ, जो भी होगा हमारा हम अपना आप लोग देखेंगे। और इसी के चलते यहां पर एक थ्रेट भी दी गई यहाँ पर एक तरीके से डू और डाई के नाम पर महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों को। और ये जो मुहिम यहां से स्टार्ट की गई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। ये स्टार्ट किया गया था यहाँ पर बॉम्बे से, उस टाइम पर बॉम्बे बोला करते थे, तो बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र से इसको स्टार्ट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट को, और पूरे देश में फिर ये मूवमेंट छा गया जिसको बोला गया कि करेंगे या फिर मरेंगे। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में किसी भी तरीके से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में कई सारी और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता, मैंने अभी बताया कि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो कई सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कई सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है। यहां पर यह माना जाता है कि इस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था राजा गोपालचारी, उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो भी यहां पर इसको सपोर्ट नहीं कर पाई। कई सारे और भी सोसाइटी के जो लोग थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि और भी कई सारे माहौल देश के अंदर बने हुए थे, ठीक है। तो ये जब फेल हो गया, इसके बाद में फिर आगे चल के आते हैं राजा गोपालचारी जो फॉर्मूला है 1945 में। तो कहने का मतलब यह है कि चीजें जो है वो चलती रही, फेल तो नहीं हुआ, एक तरीके से प्रेशर काफी बड़ा बना दिया, फेल तो नहीं बोलेंगे, खैर एक तरीके से प्रेशर काफी बड़ा बनाकर चला गया। और फिर आगे राजा गोपालचारी का फॉर्मूला आया, तो उसके बेस पर बोला गया कि अब ऐसा नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले आए सबके अलग अलग, कि देश को आजाद कैसे कराना है, देश को डिवाइड करना है, या फिर देश को ऐसे ही लेके चलना है। तो कई सारी डायमेंशन थी वहां पर। देखिए जब भी कोई ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं, आप लोग लाइफ से इरिटेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी एक चीज की वजह से इरिटेट हो गए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, घर पे अगर बात करें तो घर पे 24 घंटे ताने मिल रहे हैं कि कब तक तुम्हारी जॉब मिलेगी, बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी बोल रहे हैं कि तुम्हारे बस की कोई बात ही नहीं है, ऊपर से एग्जाम देते हैं तो उसमें आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें एक साथ में मिलकर जब इकट्ठा होती है, तब आदमी डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं से यार आशा की कोई किरण ही नहीं दिख रही है, तो इस तरीके से रे ऑफ होप नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो इसलिए इंसान जो है वो यहां पर परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो जब आशा की किरण आ जाती है तो फिर इंसान काम करने लगता है, तो एक तरीके से ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से जब यहां पर कोई भी मूवमेंट चलता है तो वो बहुत सारे रीजन अपने अंदर समेटे रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ओके। अब जो मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैं स्टार्ट करने के बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, ये था पॉलिटिका, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डिटेल में कम से कम आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली मैंने देखा है कि जब भी आप लोगों के पास में कोई फॉर्म आता है भरने के लिए, तो आप लोग इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये पर्टिकुलर जो मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ पर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या है यहाँ पर ये, और किस तरीके से यहाँ पर ये न्यूज में रहती है, अभी ये क्यों न्यूज में है, इसके बारे में मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए माइंड में कि यार ये न्यूज में क्यों आ गया, अभी ऐसा क्या हो रहा है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा इशू बताया गया कि डिफाइनिंग एक तरीके से क्रीमी लेयर को, जो ऑनगोइंग सेशन अभी पार्लियामेंट का चल रहा है, इसके अंदर यहां पर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ। तो डिबेट डिस्कशन हुआ तो क्रीमी लेयर को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बातें की जा रही है, क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि देखिए अगर बात करूं ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी, आप लोगों को हजारों कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। तो ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, जिनके पास में दुनिया भर की अर्निंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, अच्छी खासी फैमिली में वो लोग रह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो क्या उन लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत है?
तो क्रीमी लेयर ये बोलती है कि कम से कम उन लोगों को आप लोग वहां से निकाल दो जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी में आते हैं, और वो कैटेगरी क्या है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, किन किन लोगों को नॉर्मली रिजर्वेशन वगैरह नहीं दिया जाता है। तो इसके चलते अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, हमारी कंट्री में जो जस्टिस रोहिणी कमेटी है वो बनाई गई और उसको बोला गया कि यार आपको क्या करना है, जो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करना है। ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि ये वीडियो है, जैसे कि आप लोगों की जो पीआईबी वाली है, नैनो मैगजीन आती है, फिर द हिंदू का डिस्कशन आता है, उसमें सब कैटेगराइजेशन करना है। एक तो वो बंदे हैं जो कि वीडियो आई 9 बजे, उसको 9 बजे ही देख लिया, कंप्लीट कर दिया, जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दे दिया, और फिर उसके बाद में अपना जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरीके से मॉर्निंग में वीडियो आई 7 बजे द हिंदू की, उस वीडियो को तुरंत देखा, देखने के बाद में क्वेश्चन के आंसर दिए, इसी के साथ में आंसर राइटिंग है फिर जैसे दे रहा हूं वो लिख लिया, उसके बाद में अपना काम करने लगे। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी काम है उसको तुरंत निपटा लिया। एक तो इस कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी देखने को मिलेगी, ठीक है यार वीडियो आ गई ना, अपने आप देख लेंगे आराम से जब टाइम लगेगा, तो दूसरी कैटेगरी के भी चलो सही है, जब टाइम लगेगा तब देख लेंगे। तीसरी कैटेगरी के ऐसे हैं कि आज देख ली एक दिन छोड़ दी, परसों को देख ली तरसों को छोड़ दी। ऐसी भी कैटेगरी है जो एक एक हफ्ते का वीक, एक एक हफ्ते का गोला मार के आते हैं। तो इस तरीके के भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जो तुरंत आते ही वीडियो देख रहा है, अपने तुरंत जो भी उसको समझ में आ रही है सारी चीजों के नोट्स वगैरह नोट डाउन कर रहा है, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उनके आंसर देख रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा वो इंसान लेके बैठ जाएगा जो कि पेन और कॉपी लेकर बैठा और प्रॉपर चीजों का डिस्कशन किया। जो दूसरी कैटेगरी रह गई, वो दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है शाम को देख लिया जब भी उनको टाइम लगे, वो भी हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें से नोट्स बना लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नोट्स नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि इसका कम फायदा उठाए। तीसरी कैटेगरी जो होगी, आज देख ली कल देखेंगे परसों देखेंगे, वो और कम फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि एक आधी वीडियो देख रहे हैं, आधे स्किप कर दे रहे हैं, आधे हफ्ते स्किप कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल निकलकर, उसमें परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो बेस्ट परफॉर्मेंस वो है जो उस चीज को लेकर एक्साइटेड होता है, तो तुरंत उस चीज को देखकर निपटा रहा है, एक तरीके से अपने काम को साइड में कर रहा है, फिर अपना चीजें करते रहेंगे। तो बर्डन नहीं रख रहा है किसी काम का, माइंड भी आराम से काम करेगा कि हाँ चीजें अपना निपटा दी तुरंत, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी का रिजल्ट सबसे परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट में आएगा। तो है क्या, लेक्चर तो वही है, अलग अलग कैटेगरी के लोग देख रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से फायदा हो रहा है। अब यहां पर आप लोग ये देखिए, ओबीसी में भी अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसमें दुनिया भर की कम्युनिटी भरी हुई है, उनको अलग अलग फायदा देखने को मिलता है, सबको एक जैसा फायदा नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अलग अलग गेस्टेड पोस्ट पर बैठे हुए हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो बोला ये गया यार कॉन्सेप्ट ऐसा लेकर आओ कि सब कैटेगराइजेशन करना है आप लोगों को, इसके अंदर उन लोगों को ढूंढना है जिनको रियलिटी में रिजर्वेशन की जरूरत है, बाकी के लोगों को बाहर निकाल के रखो जिनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तो उसके तहत यहां पर इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन करने की बात की गई। तो कोटा जो है जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंचाने की बात की गई सब कैटेगराइजेशन के बेस पर। अब इसके अंदर जो कैटेगरी डिफाइन की गई अंडर क्रीमी लेयर, तो यहां पर इनकम जो है जिसकी 8 लाख या फिर उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है 8 लाख रुपए कमा रहा है एक साल के, तो उसकी अच्छी खासी सैलरी है, एक ठीक ठाक अच्छी खासी जिंदगी इंसान नॉर्मल एक जी सकता है। ये तो नहीं कि बहुत अय्यासों वाली जिंदगी जिएगा, पर हाँ ये है कि एक नॉर्मल जिंदगी इंसान जी सकता है। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो इस तरीके का जो इंसान है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर नॉर्मली माना जाता है। अगर बी ग्रेड की पोस्ट है तो इसके लगभग आप लोगों की सैलरी जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो बोला यह जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उनके द्वारा जो थ्रेशोल्ड इनकम है 8 लाख पर ईयर की, ठीक है, तो ये यहाँ पर रखी गई है। अगर इसके अंडर आप लोग की इनकम आती है, आप लोग की जो फैमिली इनकम इसके अंडर आती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग जो है वो क्रीमी लेयर के एक तरीके से बाहर है, आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। पर लेकिन अगर इसके ऊपर आप लोगों की इनकम चली जा रही है तो क्रीमी लेयर के आप लोग अंडर में आ गए, इसका मतलब रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इसको लास्ट टाइम जो रिवाइज किया गया था ये 2017 में रिवाइज किया गया था, उससे पहले आई थिंक 5 लाख था शायद, मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप लोग बता सकते हैं, शायद 5 लाख था उससे पहले। तो बेसिकली फंडा क्या है, बेसिकली फंडा ये कि रिजर्वेशन को सही से इंप्लीमेंट किया जा सके, जिन लोगों तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए उन लोगों तक रिजर्वेशन को पहुंचाया जा सके। और ये 27% जो रिजर्वेशन हमारे देश में निकल कर आया था, ये बेसिकली मंडल जो कमीशन था ना उसके द्वारा ये रिजर्वेशन दिया गया था, मंडल कमीशन बनाया गया था, जिसके चलते हमारी कंट्री बोला गया कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तो रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी में समाज के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको रिजर्वेशन देना है। ये इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन अभी 10% दिया गया ना, ये उस टाइम पर काउंट नहीं किया गया था, ये तो अब दिया गया है। ओके, इसी के साथ में बोला गया कि कैसे कैसे रिजर्वेशन को कवर करना है। तो 27% कोटा को जिनको मिल चुकी है उसमें से अब क्रीमी लेयर को निकाल लो यार, जो क्रीमी लेयर है, जो ठीक ठाक पोस्ट पर बैठे हुए, जिनकी इनकम ठीक है, जिनके पेरेंट्स ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो वो फंडा फिर इंप्लीमेंट किया गया। तो अगर पेरेंट्स की जो रैंक है उसके बेस पर बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा अब यहाँ पर। तो चिल्ड्रंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें क्या क्या रखा गया, उनके पेरेंट्स की रैंक, या फिर देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पेरेंट्स की रैंक देखी जा रही है कि पेरेंट्स की रैंक क्या है, कि हाँ उस रैंक के बंदे अगर कोई पेरेंट्स है तो उसको क्रीमी लेयर में बेसिकली रखा जाएगा, उसको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया, तो यहाँ पर रैंक क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है
ए ग्रेड की पोस्ट पर बैठा हुआ है तो इनकम तो वैसे भी क्राइटेरिया नहीं होगा, बी ग्रेड की पोस्ट पर भी होगा तो भी उसकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आज के डेट में बी ग्रेड की पोस्ट में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो 50-60 हजार रुपए आराम से मिल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 50,000 रुपए भी अगर बंदा कमा रहा है, ठीक है, और घर में 2 कमाने वाले हैं तो आराम से चीजें जो है क्रॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि क्राइटेरिया क्या क्या रखे गए हैं, तो एक तरीके से कि इंडिविजुअल कंसीडर किया जाएगा एक तरीके से विद इन द क्रीमी लेयर, यानी कि कहते हैं कि ऊपर से क्रीम उतार लो, यानी कि जैसे दूध रखा हुआ है तो दूध में से क्रीम निकाल लो, ऊपर से मलाई निकाल लो। मलाई किस किस को पसंद है मुझे तो यार पर्सनली बहुत पसंद है मलाई में चीनी डाल के खाना, मतलब एक तरीके से काफी टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से क्रीम निकाल लेना, मलाई निकाल लेना ऊपर से, तो क्रीमी लेयर होगी कि हाँ इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर दूध रह गया, नीचे मलाई ऊपर से उतर गई तो नीचे क्या रह गया, पानी रह गया। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं दूध जो है वो पतले वाला दूध रह गया, मलाई ऊपर से चली गई। तो इस तरीके से जो कमाने वाले लोग हैं अच्छा खासा, उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे का या फिर बच्ची का, यानी कि लड़का और लड़की, उसके जो पेरेंट्स हैं, आइदर यानी कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पोस्ट पर अगर कोई बैठा हुआ है किसी पर भी, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी पोस्ट आती है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन चला गया जो संविधान के अंदर मेंशन है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात बोली गई कि आइदर पेरेंट, यानी कि या तो मां या फिर बाप अगर डायरेक्टली रिक्रूट किया गया ग्रुप ए सर्विस के अंदर गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर अगर आ गए ना, जैसे कि आज के डेट में कोई भी गजेटेड ऑफिसर का नाम ले लीजिए आप लोग, ठीक है, जो कि यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होते हैं, तो उसमें यहां पर बेसिकली उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग गवर्नर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, या फिर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर चले गए, तो यहां रिजर्वेशन खत्म। इसी तरीके से यहां पर रिजर्वेशन खत्म अगर ग्रुप ए की कैटेगरी में आप लोग आ जाते हैं, आप लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या फिर किसी भी दूसरी सर्विस में चले गए यूपीएससी के थ्रू जो कि ग्रेड ए की कैटेगरी में आती है, तो ये रिजर्वेशन खत्म आप लोगों के बच्चों के लिए, ठीक है। इसी के साथ में इफ बोथ पेरेंट्स आर इन ग्रुप बी, याद रखिएगा यहां तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा कोई सा भी एक हो, क्योंकि अपने आप में इतना पैसा कमाएगा अगर एक भी होगा तो आराम से 8 लाख से ऊपर तो चला ही जाएगा, ठीक है। अगर ग्रुप बी की कैटेगरी में है तो दोनों पेरेंट होने चाहिए, यानी कि मां और बाप। अगर दोनों, अगर मां है पता चला बाप नहीं है, अगर बाप है पता चला मां नहीं है, तो फिर आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। पर लेकिन अगर दोनों है ग्रुप बी में अगर, और दोनों ग्रुप बी की पोस्ट पर है, तो यहां पर आप लोगों के लिए फिर ये रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर आप लोग ओबीसी की क्रीमी लेयर के आप लोग बेसिकली कैटेगरी में आ जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इफ द पेरेंट्स एंटर ग्रुप ए थ्रू द प्रमोशन, यानी कि अगर वो प्रमोशन के थ्रू ग्रुप ए की सर्विस में चले गए, पहले ग्रुप बी की सर्विस में थे और उनकी एज जो है वो 40 साल से पहले चले गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में होंगे। यानी कि इफ द पेरेंट्स आर एंटर ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप में एंटर कर गए, पहले ग्रुप बी की पोस्ट में थे, प्रमोशन होकर, और 40 साल उनकी एज नहीं हुई है अभी, ठीक है, 40 साल से पहले। अगर 40 साल के बाद हो रहे हैं तो फिर रिजर्वेशन जो है वो मिल जाएगा। 40 साल के पहले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी बची हुई एज आराम से अभी और भी आगे चीजें बढ़ेंगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि कर्नल की रैंक होगी आर्मी के अंदर अगर जाते हैं, एयरफोर्स के अंदर अगर, इसी तरीके से नेवी के अंदर जो रैंक होगी तो वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ में देयर आर अदर एज वेल क्राइटेरिया, दूसरे भी जो छोटे मोटे क्राइटेरिया है, ये तो मेन क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिए, जो कि यहां पर बेसिकली इसको देखेंगे तो ये याद रखेगा। गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है, अभी यहां पर क्या क्या बातें इसके बारे में की जा रही है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है कि आप लोग क्या करिए, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि यहां पर लगभग 12 लाख इसको बेसिकली किया जाए। पार्लियामेंट कमेटी ने रिकमेंड किया गया 15 लाख, यानी कि जो 12 लाख कमा रहा है या फिर 15 लाख कमा रहा है, एक तरीके से 1 लाख रुपए पर मंथ की भी बात की जाए तो उस तरीके से अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो उसको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखो। 8 लाख वाला क्राइटेरिया जो है वो काफी कम है आज के हिसाब से चले तो क्रीमी लेयर डिटरमाइन किया जाए ऑल इनकम इंक्लूडिंग द सैलरी जो कैलकुलेटेड की जाती है, जो इनकम टैक्स बट नोट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को ना माना जाए इसमें। अगर आप लोगों के पास में जो बेसिकली अच्छी खासी एग्रीकल्चर जमीन है तो उसको काउंट करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि किसानों की इनकम का आप लोगों को पता है कैसी रहती है, रेगुलर तो वो रहती नहीं है। पता चला खेती बर्बाद हो गई, पता चला भाव मार्केट में अच्छा नहीं मिला, ठीक है, पता चला वहां पर कोई बाढ़ वगैरह आ गई, तो वहां पर एक रेगुलर इनकम नहीं, जैसे सरकारी दामाद बन जाते हैं इंसान एक बार जॉब लगने के बाद में, वहां तो चाहे बाढ़ आए चाहे सुनामी आए आप लोगों की सैलरी तो आती रहेगी वहां पर। तो इस तरीके से उस वाली कैटेगरी को आप लोग एग्रीकल्चर के साथ में कंपेयर न कीजिए। इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्रीमी लेयर को 12 लाख से बढ़ाकर या फिर 15 लाख बढ़ा दीजिए, तो ये वाला क्राइटेरिया यहां पर बोला गया है।
तो ये इस तरीके से अगर चेंज हो जाता है तो फिर और ज्यादा लोग जो हैं वो क्रीमी लेयर एक तरीके से और कम लोग क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में 1 लाख रुपए तक कमाने वाले बहुत कम परसेंट आप लोगों को परिवार के लोग मिलेंगे। तो ये बड़ी संख्या एक तरीके से रिजर्वेशन की कैटेगरी में फिर आ जाएगी। इसी के साथ में रिकमेंड किया गया है एक्सक्लूड करने के लिए सैलरी और इसी के साथ में एग्रीकल्चर जो रिवेन्यू होता है, ठीक है, जो कैलकुलेट किया जाता है एनुअल इनकम के तौर पर, तो क्रीमी लेयर के तहत यहां भी इसको बात की जा रही है, ठीक है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ क्राइटेरिया इनके द्वारा भी रिकमेंड करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट का प्रपोजल है। अब इनको अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर वो सारी बातें सामने निकल कर आएगी। फिलहाल अभी इसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया इसके बारे में। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ये फिलहाल अभी ये क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है ये ओबीसी पर लगता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वरना एससी एसटी के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो गजेटेड पोस्ट पर हैं और उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। काफी ज्यादा हाहुल्ला होता है तीना डाबी के केस में, जब उनकी जो रैंक आई तो बोला गया कि प्रीलिम्स का जो क्राइटेरिया था वो क्लियर नहीं कर पाई, पर मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसको क्लियर कर गई। तो ये बोले थे लोग कि अगर इसको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता तो फिर मेंस कहां से क्लियर होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बोला गया था कि जब पेरेंट्स ऑलरेडी उसके अच्छी खासी पोस्ट पर हैं दोनों, तो फिर कैसे यहां पर आप लोग उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो उस टाइम पर भी बातें की गई कि ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर लगाई गई है ऐसे ही आप लोग एससी एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर को लेकर आइए। तो ये कई सारी बातें बोली गई, पर कोर्ट ने इसको ये बोलकर साइड में कर दिया। ऑलरेडी बहुत सारी पोस्ट ऑलरेडी एससी एसटी को जो दी जाती है वो खाली पड़ी रहती है, अप टू द मार्क लोग नहीं भर पाते हैं और उसमें अभी ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें बोलकर साइड में कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा इसको लेकर, ठीक है। रिसेंटली अभी ये रिपोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में थी, जिसके चलते आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं, कोविड-19 ने क्या क्या खतरनाक इंपैक्ट डाले। तो हंगर हॉट स्पॉट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वो एरिया जहां पर भुखमरी का शिकार जो है वो काफी ज्यादा जनता आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो उसके चलते एक रिपोर्ट तैयार की गई है, किसके द्वारा, FAO के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो FAO और इसी के साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम दिया गया है हंगर हॉट स्पॉट, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार की गई है, और ये अगस्त से लेकर नवंबर तक की बातें कर रहे हैं कि कितने सारे लोग जो हैं हंगर भुखमरी की कैटेगरी में आने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। अभी बात क्या की जा रही है, एक एक कर देखते हैं। देखिए कौन कौन सी कंट्री के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इथियोपिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, साउथ सुडान हो गया, नॉर्थ नाइजीरिया हो गया, यमन हो गया। इसी के साथ में ऐसी टोटल मिलाकर 23 कंट्री के बारे में ये बातें की गई है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। आप लोग यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला कि इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो इथियोपिया कहां पर है, ये हो गया। थोड़ा सा जूम इसको कर लेता हूं, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, तो यहां से देखिएगा थोड़ा सा जूम करके इसको, ये इथियोपिया हो गया। इथियोपिया के साथ में क्या बोला, मेडागास्कर। मेडागास्कर आप लोग नीचे आएंगे, यहां पर मेडागास्कर हो गया। मेडागास्कर के साथ में बोला साउथ सुडान। साउथ सुडान ये हो गया, यहां पर ऊपर हो गया सुडान। सुडान में से साउथ सुडान को अलग किया गया था 2011 में, ठीक है। इसी के साथ में नाइजीरिया हो गया, तो नाइजीरिया आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर ये हो गया यमन, ठीक है। तो यमन आप लोग यहां पर देख ही सकते हैं, सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है, इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कई सारे रीजन ऐसे हैं। इथियोपिया में जब बात की गई तो टाइग्रे वाला जो रीजन है ऊपर, जिसमें काफी लंबे समय से वॉर चल रही है, वो रीजन खासकर यहां पर काउंट किया जा रहा है। तो ये बात बोली जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को देखकर चलते हैं तो कंडीशन जो है काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये लोग जो है भुखमरी का शिकार बन सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसके चलते कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। फूड खाने तक नहीं मिलेगा, एक तरीके से हाईएस्ट अलर्ट बात की जा रही है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इथियोपिया और मेडागास्कर तो अभी इसमें काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इथियोपिया जैसे मैंने बताया टाइग्रे वाला जो रीजन है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी लंबे समय से। तो यहां पर इथियोपिया की गवर्नमेंट ने अभी वहां पर हालांकि एक अच्छा स्टेप उठाया कि वहां से चीजें जो है वो वापस एक तरीके से कर ली, ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रेशर बनाए रखा। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। और साउथ मेडागास्कर में यहां पर ड्रोथ यानी कि सूखा देखने को मिल रहा है। तो लगभग 40 साल के अंदर यहां पर जो बात की जाए 40 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 28,000 लोग जो हैं वो फैमीन की कैटेगरी में यहां पर कंडीशन में आ चुके हैं जो एंड ऑफ 2021। तो कहानी और भी ज्यादा खराब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि काफी बुरी कंडीशन है आज की डेट में बहुत सारी कंट्री में, जहां पर इंसान का जिंदा रहना भी मुश्किल हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले अगर बात की जाए मई के महीने में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट में भी यहां पर यह बोला गया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें 155
करीब 155 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो आज की डेट में फूड इनसिक्योरिटी के अंदर हैं। यानी कि एक टाइम अगर खाना मिल गया तो दूसरे टाइम की कोई गारंटी नहीं है कि इस इंसान को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो वाली खतरनाक सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। ये रिपोर्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आप लोगों को बताना, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसमें कई सारी बातें बोली गई। देखिए सजेशन तो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग ये देखिए कि इसका रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वायलेंस रहता है। अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गई तो लोग बाग क्या करेंगे, अपना घर छोड़ छाड़ के भागेंगे। पता चला उनके घर पर बॉम्ब गिर गया तो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में एग्रीकल्चर लैंड का खत्म होता हुआ नजर आएगा, वहां पर बॉम्ब डाले जा रहे हैं। कई सारे लोगों की कई सारी प्रॉपर्टी भी बर्बाद होती नजर आएगी वहां पर। ठीक है, ट्रेड वगैरह बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी टिकी होती है उसके ऊपर। क्रॉप वगैरह लॉस हो गया बिल्कुल एक तरीके से, मार्केट कोई रही नहीं है यहाँ पर। तो फूड इनसिक्योरिटी तो अपने आप आ जाएगी जब सारी चीजें बर्बाद हो रही है। तो वायलेंस अगर जैसे देखने को मिल रहा है आज के डेट में अफगानिस्तान में, सेंट्रल साहिल रीजन में, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में और ये इथोपिया वाले रीजन में, तो ये वायलेंस जो है ये काफी बड़ा रीजन क्रिएट कर दिया है इसने। इसी के साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कई बार आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों के पास में अच्छी खासी सैलरी आ रखी है तो मैंने आप लोग बोलता हूं कि 5 से 7% अगर आप लोग को जो भी कमाते हैं अपनी जिंदगी में तो 5 से 7% आप लोगों को डोनेट कर देना चाहिए। आप लोगों को इससे इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं भी कुछ जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये 5 से 5% भी अगर आप लोग लगा के चलते हैं तो इससे क्या होगा, कईयों को फायदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जैसा काम किया करते थे और उससे लोगों को खाना मिलता था, पर लेकिन अब लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा डाउन हो गई है, खुद ही लोगों की जिंदगी चलनी बंद हो रखी है कोविड-19 के चलते। तो इसके चलते और ज्यादा डिसरप्शन हो गई है, लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉब्लम और ज्यादा निकल कर आ रही है। पेंडेमिक शोक के बारे में अगर बात करिए, रही सही कसर पूरी कर दी पेंडेमिक ने। लोग ये सोच रहे थे कि यार सैलरी बढ़ रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मार्केट बढ़ रही है, आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन सुधरेगी। और इसी के साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी ये बोला गया था कि 2030 तक का भुखमरी को खत्म कर देंगे, पर लेकिन पेंडेमिक ने उल्टी चपेट लगा दी। अभी यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, लग नहीं रहा है जल्दी से ये चीजें सुधरने वाली है। तो इसके चलते ये और प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ गई। यानी कि पहला तो हो गया वायलेंस, दूसरे नंबर पर बोल सकते हैं पेंडेमिक का शोक, तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं कि नेचुरल हजार्ड्स, यानी कि कहीं सुनामी आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आप लोगों को सूखा पड़ा हुआ नजर आ गया। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है रही सही कसर जो है वो इनके द्वारा पूरी कर दी जा रही है। यानी कि ये सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं मेन रीजन जो है आज के में, जिसकी वजह से लोग जो है वो भुखमरी का और गरीबी का शिकार बनते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछने लगे कि यार सजेशन क्या है, ये तो आप लोगों ने कहानी तो सुना दी कि हाँ भाई साहब प्रॉब्लम ये है, इसकी रीजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अब सजेशन क्या है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है और सजेशन क्या है, ऐसे आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस पैटर्न में। प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम बताइए क्या है, फिर रीजन क्या है प्रॉब्लम के होने के, और सजेशन क्या है उससे बाहर निकलने के। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म क्या होगा, जो लोग आज ही भूखे मर रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर कहानी खत्म हो लेगी उनकी। तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म टाइम पर वहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो मटेरियल है, खाना हो गया, दवाइयां हो गया, वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल के साथ साथ में फिर क्या होना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म गोल पर चलना चाहिए कि पॉलिसी फॉर्मेशन ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोई भी अगर रीजन है वहां पर कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, वहां पर लोगों के लिए सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम चलाई जाए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा फूड एक्सचेंज का प्रोग्राम चलाया जाए ताकि वहां पर उनको प्रॉपर खाना पीना मिलता रहे, वो सारी चीजें। तीसरा अगर बात करें, अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट कुछ ऐसी चीजें लेकर आनी है ताकि जो अगर सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, पर इंसान जिंदा तो रहे कम से कम। अगर मर रहा है तो इंसान क्या रह गया। तो एक तरीके से अपने अपने बारे में सोचा जा रहा है, किसी के दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। पॉलिसी कम से कम ऐसी लेकर आनी चाहिए, कम से कम कि उनको कैश ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, एक तरीके से उनको जैसे मैंने बताया ना, कुछ फूड स्टॉक रख ले कि हाँ अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती है तो ऐसे। तो कई सारी ऐसी चीजें जो मिलकर काम करना पड़ेगा। ये वही बात होगी, अगर कोई पर्टिकुलर सिंगल पर्सन बोले कि मैं सारी चीज सुधार दूंगा, देखिए वो तो पॉसिबल है नहीं है। तो मिलकर काम करना पड़ेगा यहाँ पे सबको, तभी चीजें यहाँ पर सुधर पाएंगी, तभी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसके चलते मुझे याद आ गया, अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं कहीं। ठीक है, तो उनके मेल मेरे पास में कई सारे आए रिसेंटली अभी कि सर आपने बोला था कि बुक्स प्रोवाइड करानी है, तो हमको कॉन्टैक्ट दे दो, हम उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको बुक्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मैंने उनके साथ में चीजें शेयर की, तो कई सारे बच्चे इस तरीके से भी हेल्प कर रहे हैं। तो यार अगर आप लोग आज के में कुछ अर्न कर रहे हैं ना, और आप लोग किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो आप लोगों को अंदर से जो सुकून मिलेगा ना, वो रियलिटी में आप लोगों को और काम करने के लिए मजबूत बनाएगा। तो अगर लगता है कि आप लोग कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, किसी की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, किसी बच्चे की फीस दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जरूर कीजिए। कोई भी मान लीजिए मोहल्ले में कोई रिक्शे वाला है जहां पर आप लोग रहते हैं, आपको घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाला आता है, उसको कोई बच्चा है, ठीक है, कूड़ा उठाने वाला आता है, उसको कोई बच्चा है, तो कुछ भी आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक के चलते कहानी लोगों की खस्ता हो चुकी है। तो इसलिए अपने लेवल पर अगर कुछ भी कर पाए तो जरूर कीजिएगा। एक तरीके से दुआएं मिलेंगी और आप लोगों के भी अंदर काम करने के लिए और जज्बा आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है।
आप लोग बाकी तो इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो आप लोग के हाथ में, मेरा काम था आप लोग को सजेशन देना। उन्हें कहते अच्छा लगे तो रख लो वरना तो भूल जाओ। आइए कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि हाँ हमारी कंट्री में कौन कौन मेडल जीत रहा है, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को रहेगी तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा जिसको पता है सारी चीजें उसका रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है इंडियन जो रेसलर है कुश्ती यानी कि एक तरीके से पहलवान जो है रवि कुमार दहिया, तो रवि कुमार दहिया के द्वारा अभी सिल्वर मेडल जीता गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलिंग के फील्ड में ओलंपिक में अकेले पहलवान है? नहीं, एक और पहलवान है जो आज के डेट में जेल की हवा खा रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से, तो ये है सुशील कुमार साहब। तो सुशील कुमार साहब के द्वारा यहाँ पर पहला मेडल जीता गया था, जो कि अप्रिशिएट करने लायक मूव था। और इसके साथ में सेकंड जो मेडल अभी जीता गया, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। इसीलिए जब इनके द्वारा जब यहाँ पर अपनी जो जीत के बारे में बातें की गई तो इनके द्वारा बोला गया था कि सिल्वर मेडल तो ऑलरेडी हमारे देश में आ चुका है, मेरा सपना था गोल्ड का, तो उसके लिए सॉरी, तो यानी कि इनके द्वारा उसके लिए बेसिकली दुख व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर ये चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिली। इनके द्वारा जो हराया, जो अभी फाइनल में जो ये हारे, तो वो हारे रसिया ओलंपिक कमेटी, जिसको आरओसी बोलते हैं। ये रसिया ओलंपिक कमेटी बेसिकली इसी के अंडर में सारे रशियन प्लेयर खेल रहे हैं, उनके फ्लैग के नीचे और कंट्री के नाम के नीचे नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है डोपिंग के केस में रसिया को 4 साल तक का बैन कर रखा है। तो इसके चलते अभी यहाँ पर रसिया ओलंपिक कमेटी में इसके प्लेयर खेल रहे हैं, तो कंट्री को बैन किया, प्लेयर को बैन नहीं किया है। ठीक है, वो अपना बेसिकली जो खुद का कंट्री का जो बेसिकली सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। जिनको हराया गया, इनके रवि कुमार को जिनके द्वारा हराया गया, वो यहाँ पर जावूर उगवे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन है जिनके द्वारा हराया गया। तो स्टेटमेंट में भी अगर देखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो सेकंड सिल्वर मेडल हमारी कंट्री में भी देखने को मिला 57 कैटेगरी में, यहाँ पर जो समर ओलंपिक चल रहे हैं। और हाँ, ये एक बच्चा कह रहा है सर ये समर ओलंपिक क्यों लिखा है? देखिए, विंटर ओलंपिक भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो सर्दियों में होते हैं, ये समर ओलंपिक है, गर्मियों में इनको देखने को मिलता है, तो इसलिए समर ओलंपिक बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें यहाँ पर तो 2019 में जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, यहाँ पर उसमें चैंपियन ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पर ये जो उनके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। ठीक है, 2 टाइम एशियन चैंपियन भी यहाँ पर ये रह चुके हैं और हरियाणा से आते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा 4 करोड़ रुपए दिए गए इनको। इसी के साथ में एक पोस्ट यानी कि एक जॉब देने की बात की जा रही है, गजेटेड पोस्ट। इसी के साथ में अगर ये कोई प्लॉट अगर खरीदेंगे तो 50% डिस्काउंट पर इनको प्लॉट मिलेगा, और भी कई सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप लोग ओलंपिक में इस तरीके से अगर काम कर देते हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंसान की लाइफ सेट हो गई। 4 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं आप लोग कि इंसान जो है इतनी मेहनत करने के बाद में उसको इस तरीके का फल दिया जा रहा है। तो ये अप्रिशिएट करने का एक तरीका है कि ताकि आगे और लोग मेहनत करें। पर लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा जो मुझे उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि आप लोग जीतने वालों को काफी अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं। कम से कम 5वें, 6ठे, चौथे, 5वें, 6ठे पर जो आ रहे हैं 3 लोगों को और अगर आप लोग अप्रिशिएट कर दें तो आगे चलकर ये भी मेडल ला सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कोई कम एक तरीके से एक वो नहीं बोलते कि इनमें भी कोई कम काबिलियत नहीं है, बस थोड़ा सा चूक गए चीजों से, तो इनको भी कोई ना कोई अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और नहीं तो कम से कम 1/4 मनी कम से कम प्रोवाइड करा दो, या 1/5 मनी प्रोवाइड करा दो, कुछ ऐसा तो करो कि ताकि उनको भी एक अप्रिशिएशन मिले, आगे काम करने के लिए कंटिन्यू काम कर सके। तो वो वाली बात है। जो रवि कुमार ये 5th इंडियन रेसलर है हमारी कंट्री में। इनसे पहले यहाँ पर ये थे केडी जाधव। ठीक है, इसी के साथ में सुशील कुमार, इसी के साथ में योगेश्वर दत्त, इसी के साथ में साक्षी मलिक, तो जो ऑलरेडी पोडियम ओलंपिक में पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर याद रखिएगा 5वें नंबर के प्लेयर बन गए हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो इसलिए ये सारी बातें मैंने बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीजें देखने को मिली ये है इंडियन मेंस हॉकी। तो इंडियन मेंस हॉकी जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमारी कंट्री इंडियन मेंस हॉकी टीम, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों के द्वारा क्या जीता गया, ब्रोंज मेडल जीता गया। तो हम लोग यहाँ पर हारे, तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिली, वरना हमारे द्वारा परफॉर्मेंस जो थी वो काफी शानदार यहाँ पर दी गई स्टार्टिंग से, अगर आप लोग देखोगे। और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जो जीता है, ये जर्मनी को हराकर जीता है 5-4 से। यानी कि हमारे द्वारा जो परफॉर्मेंस रही यहाँ पर, ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली। 41 साल में हमारे पास में ये मेडल रहा। यानी कि 1980 में जो लास्ट मेडल हम लोगों को मिला था, ये मिला था मॉस्को के अंदर जब गेम हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 8 बार ओलंपिक में गोल्ड जीत चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले एग्जाम में तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 8 बार गोल्ड जीत चुके हैं, और 3 बार तो ये ध्यानचंद जी के द्वारा गिफ्ट कर दिए गए थे जीतकर, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। इंडिया 3rd हॉकी ब्रोंज मेडल आप लोग बोल सकते हैं ओलंपिक की हिस्ट्री में जो अभी देखने को मिला। इससे पहले 1968 में और 1972 में हम लोगों को मैक्सिको और म्यूनिक गेम के अंदर में यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये मेडल हम लोग को मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि कंफ्यूजन नहीं है।
एक और छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि हिंदू वाली वीडियो में मैं आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए शॉर्ट न्यूज में मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा अभी हमारी कंट्री में एक बिल लाया गया जिसके तहत यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है उसको खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी है इसके इर्द गिर्द, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। इसको बोलते हैं टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पहले तो लगाते क्यों है, जब गवर्नमेंट को ये लगने लगे कि उनके द्वारा जो लॉ बनाए गए थे पास्ट में उसमें कोई लूप होल है और उन लूप होल का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल करके कई सारी कंपनी फायदा उठा चुकी है। तो गवर्नमेंट उस टाइम पर लॉ लेकर आती है रेट्रोस्पेक्टिव नाम का, और वो बोलती है कि पास्ट में आप लोगों ने लूप होल यूज किया है तो इसलिए हम लोग टैक्स लगाएंगे पास्ट से आप लोगों को। तो यहां पर लोग जो है वो ये बोलते हैं कि यार गलती तुम्हारी है, गलत लॉ तुमने बनाया है, अब हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो। तो इसके चलते कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये सही चीजें नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेप उठाती है यहाँ पर कि एक तरीके से टैक्स को लगाया कि हाँ ताकि पुरानी गलती को सुधार सके, अपना पैसा कमा सके। 2012 में ऐसे ही किया गया यहाँ पर, उस टाइम पर हमारी कंट्री में कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके द्वारा यहाँ पर वोडाफोन और कैरेंट एनर्जी इनके ऊपर बेसिकली ये ऐसा माहौल बनाया गया कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा लूप होल को यूज किया गया हमारे देश के अंदर में गलत तरीके से। तो अभी यहाँ पर काफी लंबे समय से ये केस जो है फिर कोर्ट में पहुंचे, तो सीधी सीधी बात ये आ रही है कि इंसान अगर गलती अपने आप कर रहा है तो टैक्स कोई और क्यों भरपाई करे उसकी, टैक्स कोई और क्यों भरे उसका, जब गलती तो तुमने अपने लॉ बनाने में कर रखी है और टैक्स की भरपाई आप लोग करवा रहे हो दूसरी पर्टिकुलर कंट्री से, पर्टिकुलर कंपनी से। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पे यहाँ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली बात होगी। यार ये तो एक तरीके से अपनी गलती का खामियाजा आप लोग किसी और से निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो कोर्ट में गए मैटर दोनों के, और दोनों में गवर्नमेंट हार गई। अब लगने लगा बेइज्जती हो गई, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि यार अब इसको खत्म कर देते हैं वरना और बेइज्जती होने वाली है। तो जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, वो खत्म किया गया, जिसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें जो चल रही थी उनको बोला गया कि उनको नॉर्मल किया जाएगा। इसके चलते कई सारे स्टेप और उठाए गए जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों से, जैसे कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा याद रखिएगा। हमारी कंट्री में ये जो बिल आया गया इससे क्या फायदा होगा, अभी एक तो बोला गया कि इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो इसके चलते जो पुरानी चीजें चल रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक नॉर्मल माहौल आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। एलिजिबल कंट्री कौन है, जैसे कि अभी यहाँ पर वोडाफोन हो गया, कैरिन इंडिया हो गया, तो ये कंपनी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनको ये हटा देंगी, ठीक है, और प्रॉमिस करेंगे कि फ्यूचर में डिमांड नहीं करेंगी कि कॉस्ट जो भी इनको इनकी इमेज वगैरह खराब हुई है उसके चलते गवर्नमेंट के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर इनको छूट दे देंगे। तो ये बातें गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है। तो इसके चलते ये जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके चलते पुराने मैटर को इनके पुराना जो रायता फैला रखा है उसको साफ करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि लॉन्ग जो पेंडिंग डिस्प्यूट चल रही है जिसमें गवर्नमेंट खुद ही फंस गई है, उनसे बाहर निकलने का तरीका इनके द्वारा ढूंढा जा रहा है। तो इसके चलते ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हमारी कंट्री में लाया गया है, ठीक है। कई बार कैसा देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी सिंगापुर के अंदर भी है वो कंपनी, और वही सेम कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर भी है, ठीक है, और वो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, फिर उसने कोई अपनी कंपनी का कोई पार्ट बेचा, तो ये बोल के बेचा तो इंडिया के अंदर बोल दिया कि ये तो सिंगापुर वाली कंपनी का पार्ट है हमारी, ठीक है। तो होता यह कि कैपिटल गेन नाम का कोई टैक्स होता है एक तरीके से, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी है। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आप लोग कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी बेची और उस पर आप लोगों ने इस पे मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स मान लीजिए इन्होंने लगा दिया कि 20% कैपिटल गेन टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको यहां ना दिखा करके इंडिया के अंदर की कंपनी बेची गई, ये बोल देते हैं कि हमने तो सिंगापुर वाली कंपनी का पार्ट था वो बेचा है हम लोगों ने। तो इसलिए लूप होल इस तरीके से इनके द्वारा यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर जिस कंट्री के अंदर काम करके पैसा कमा रहे हैं वो कंपनी जहां बड़ी हुई पली बली, तो उसके चलते फायदा किसी और कंट्री को पहुंचता है वहां पर, तो इसके चलते यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। तो वो वाले टैक्स का चक्कर पड़ा, तो जो लूप होल है उसको सुधारा जाए और ऐसी हरकतों में न पड़ा जाए। तो सजेशन तो यही है आगे आने वाले टाइम में अगर चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाती हैं तो ये है बेसिकली ये एक टैक्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो डिटेल में मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया, बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई, ठीक है। बात करें तो यहाँ पर मोटिवेशनल कोट और आप लोग पीडीएफ मैंने बताई दिया कहां से जाकर आप लोगों को डाउनलोड करनी है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्या पहले आप लोगों से जो मैंने डिस्कस किया वो यहाँ पर, इसके बाद में पॉलिटी की जो न्यूज थी, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट हंगर रिपोर्ट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों से, और जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर बताइएगा आप लोग, उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो ओलंपिक के बारे में 2 न्यूज देखी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में आप लोगों से कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने टैक्स के बारे में बात की, ठीक है, तो जिसको आप लोग कैपिटल गेन टैक्स भी यहाँ पर बोलते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है यहाँ पर, वो सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की, तो इसलिए कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी नन्ही मुन्नी सी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातें। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला तो बताइए यस, अगर नया सीखने को नहीं मिला तो नो लिखिएगा। बाकी लेक्चर हमारा संडे का थोड़ा छोटा रहता है, इसमें कोई क्विज वगैरह भी मैं नहीं डालता हूं। अगर कोई इंडिपेंडेंट तरीके से लेक्चर देखे, उसको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी टाइम ये लेक्चर देख सके, तो इसलिए यहाँ पर ये लेक्चर मैं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी भी आप लोग की बनी रहे। या फिर वीक में कोई दिन ऐसा रहता है इसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए यार, देखिए नॉर्मली ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर बोला जाए कि शाम को मैं नैनो लेकर आता हूं और उसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो अगर मैं उसको फिर से बनाने बैठूंगा तो इसका मतलब सोने में बहुत लेट हो जाऊंगा, उसके बाद में फिर अगले दिन जो है वीडियो नहीं आ पाएगी, तो इसलिए प्रोसीजर थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ये किया कीजिए, अगर कुछ ऐसा कभी होता है कि आगे वाली जो वीडियो आएगी या फिर संडे में जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करना, कितना रेट देंगे आप लोग इसके लेक्चर को जरूर बताएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।